हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एक और नई क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, हम देख रहे थे जो हिंदी कंपलसरी है उसके जो नोट्स थे वो तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अध्याय 1 आत्म परिचय एवं एक गीत के। तो इसके आज हम देखेंगे पाठ एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। पाठ के प्रश्न अभ्यास प्रश्न देखेंगे और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पाठ नंबर तीसरा है। दो में हमने ओनली पर नोट्स पाठ सार शब्दार्थ वगैरह इस प्रकार से देख लिए थे साथी। तो शुरू करते हैं कि अपनी क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटे से रिक्वेस्ट है साथियों कि एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी क्लासें आप तक पहुंचे, किसी भी क्लास से आप तक चूके नहीं है साथियों। तो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले देखेंगे पाठ्य पुस्तकें प्रश्न उत्तर। क्या देखेंगे? पाठ्य पुस्तकें अभ्यास प्रश्न देखेंगे सबसे पहले, वे कविता के साथ हैं। तो देखो, प्रश्न पहला है कि कविता एक और जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर में कभी न जग का ध्यान किया करती हूँ। विपरीत से लगे इन कथनों का क्या आशय? जो ये कथन दिया गया है उसका क्या आशय है? तो देखते हैं इस कथन का क्या आशय स्पष्ट निकलता है। तो देखो, कवि ने जीवन का आशय जगत से लिया है, अर्थात वह जगत रूपी जीवन का भार लिए घूमता है। कहने का भाव यह है कि कवि ने अपने जीवन को जगत का भार माना। इस भार को वह स्वयं वहन करता है। वह अपने जीवन के प्रति लापरवाह नहीं है, लेकिन वह संसार का ध्यान करता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि संसार या उसमें रहने वाले लोग क्या करते हैं या क्या कहते हैं। इसलिए उसे अपनी कविता में कहा है कि कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, अर्थात मुझे संसार से कोई किसी प्रकार का मतलब नहीं है। मैं अपनी धुन में मस्त रहता हूँ, अपने बारे में सोचता रहता हूँ साथियों। ओके, यही कहना चाहता है। दूसरा प्रश्न है कि जहां पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं। कवि ने इस इस भाव का क्या आशय जो ये बताया गया है, इस इस पंक्ति का क्या आशय दिया? जहां पर दाना रहते हैं वही नादान भी रहते हैं। ये कवि ने इस पंक्ति का क्या आशय बताया है सारे में। तो दाना का आशय है जानकर लोग, यानी कि दाना का आशय है सब कुछ जानने वाले और समझने वाले लोग। कवि कहना चाहते हैं कि संसार में दोनों तरह के लोग होते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी, अर्थात समझदार और ना समझ। दोनों ही अलग अलग तरह के संसार में रहते हैं। जो लोग प्रत्येक काम को समझ बूझ कर करते हैं वे दाना होते हैं, जबकि बिना सोचे समझे बिना विचार करे काम को करते हैं वे नादान होते हैं। अतः कवि ने दोनों में अंतर बताते के लिए ऐसा कहा है साथियों। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बताया है साथी कवि ने, और सही भी बताया है। तीसरा है कि मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषता आपको बतानी है साथियों कि और शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, क्या बात पर है। इस कविता में कवि ने और शब्द का प्रयोग तीन अर्थों में किया है। इस शब्द की अपनी ही विशेषता है जिसे विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है। मैं इससे और शब्द का अर्थ है मैं। ये पहला मैं है तो ये खुद के लिए प्रयुक्त होता है, और मैं ये दूसरे के लिए प्रयुक्त होता है साथियों। ओके, मेरा अस्तित्व बिल्कुल अलग है, मैं तो कोई अन्य ही अर्थात विशेष व्यक्ति हूँ। ओके, और जग में और शब्द से आशय है कि यह जगत भी कुछ अलग ही है। यह जगत भी मेरे अस्तित्व में की तरह है। क्या है? यह जग भी मेरे अस्तित्व की तरह कुछ और है। तीसरे और का अर्थ है के साथ। क्या है? तीसरे और के क्या अर्थ है? के साथ में। कवि कहता है कि जग में और मेरा अस्तित्व बिल्कुल अलग है, ये जगत भी बिल्कुल अलग ही है मेरे दोस्तों। तो मेरा इस जगत के साथ संबंध कैसे बन सकता है? अर्थात और ये संसार परस्पर नहीं मिल सकते, दोनों अलग अलग महत्व है। कहने का मतलब है कि और शब्द का इसमें यो प्रयुक्त होता है कि इस संसार के लोग अलग अलग हैं, किसी का सोच अलग है, किसी का विचार अलग है, किसी का मन अलग है, और मेरा विचार मेरे शब्द अलग है, रहने देने का अलग है। तो इस दुनिया में रहते हैं लोग और मैं हूँ, तो उन दोनों का मेल मिलाप कैसे हो सकता है ये बताना चाहता है। ज्यादा कुछ नहीं है, बस सोचे समझे मैं करता हूँ। चौथा प्रश्न है कि शीतलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? शीतलवाणी में आग कहकर कवि ने विरोधाभास की स्थिति पैदा की है। कवि कहता है कि यद्यपि आज भी मेरे द्वारा कही हुई बातें शीतल और सरल हैं, जो कुछ मैं कहता हूँ वह ठंडे दिमाग से करता हूँ, यानी कि कहता हूँ, लेकिन मेरे इस कहने में बहुत गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। मेरे द्वारा कहे गए हर शब्द में संघर्ष है। मैंने अपने जीवन भर जो संघर्ष किया है उन्हें मैं कविता का रूप देता हूँ, वह शीतल वाणी बन जाती है। मेरा जीवन मेरे दुखों के कारण मन ही मन रोता, लेकिन कविता के द्वारा जो कहता हूँ
उसमें सहजता रूपी शीतलता ही मिलता है साथी। ओके, क्लियर हुआ। पांचवा प्रश्न है कि बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झांक रहे हैं। उत्तर है कि बच्चों से आशा है, क्या है, बच्चों से आशा चिड़िया के बच्चों से। जब उनके माँ बाप भोजन की खोज में उन्हें छोड़कर दूर चले जाते हैं तो वे दिन भर माँ बाप के लौटने की प्रतीक्षा करते हैं। शाम ढलते ही वे सोचते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए दाना तिनका लेकर आते ही होंगे। वे हमारे लिए भोजन लाएंगे, हमें ढेर सारा चोगा देंगे ताकि हमारा पेट भर सके। बच्चे आशावादी हैं क्योंकि अब अपने बीच बच्चे अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से आशा करते हैं कि वे हमारे लिए कुछ भोजन लाएंगे, कुछ नए कपड़े लाएंगे। इस प्रकार से आशा रखते हैं साथ। वे सुबह से लेकर शाम तक ये आशा करते हैं कि तब कब हमारे माता पिता आए और वे कब हमारे चोगा ले। वे विशेष आशा करते हैं कि हमें ढेर सारा खाने को मिलेगा, साथ ही हमें बहुत प्यार दुलार भी मिलेगा। साथ यही बताना चाहते हैं उसके बारे में। छठा प्रश्न है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवर्ती से कविता की किसी विशेषता का पता चलता है। तो देखो, दिन जल्दी जल्दी ढलता है वाक्य की कई बार आवर्ती कवि ने की है। इसी से आशय है कि जीवन बहुत छोटा है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने के बाद अस्त हो जाता है, ठीक वैसे ही मानव जीवन, यह जीवन प्रतिक्षण कम होता जाता है। साथी, प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। हर वस्तु नश्वर है। कविता की विशेषता इसी बात में है कि इस वाक्य के माध्यम से कवि ने जीवन की सच्चाई को प्रस्तुत किया है। चाहे राहगीर को अपनी मंजिल पर पहुंचाना हो या चिड़िया को अपने बच्चों के पास, सभी जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता हूँ। उन्हें डर है कि यदि दिन डल गया तो मंजिल तक पहुंचना असंभव हो जाएगा। इस बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या के माध्यम से बताया, इसलिए मैं आपको सरल तरीके से बता रहा हूँ साथियों। ये व्याख्या नहीं बताऊंगा अभी। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पहला है कि कवि अपने मन का गान किस प्रकार करता है। तो देखो, कवि कहता है कि मैंने हमेशा अपने मन की बात मानी है। मैं कभी अपने प्रति लापरवाह नहीं रहा। मैंने हमेशा वही किया जो मेरे मन ने कहा, लेकिन मैंने अपने दुनिया की परवाह नहीं की, इसलिए मैं अपने मन का ही गान करता हूँ। साथी, बिल्कुल अपने आप को भी दुनिया के साथ नहीं लगना है। खुद अपना मन कहे वैसे आप हमेशा खुद को करना चाहिए। दुनियादारी कुछ भी कहीं उसके ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि कवि सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में मगन कैसे रहता है। उत्तर बताया है कि कवि कहता है कि दुख में ज्यादा दुखी नहीं हुआ और सुख में ज्यादा खुश नहीं हुआ। मैंने हमेशा दोनों स्थितियों में सामंजस्य यानी कि मिलजुल कर बनाए रखा। दुख और सुख दोनों को एक जैसा माना, क्योंकि ये दोनों स्थितियों जो तो मानव जीवन में आती जाती रहती है, इसलिए कवि सुख और दुख दोनों स्थितियों में मगन रहता है, साथ अच्छे तरीके से रहता है। कवि जग को अपने से अलग कैसे मानता है। कवि कहता है कि मेरा और जगत दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। मैं कभी जगत के बारे में नहीं सोचता, मुझे केवल मेरे से ही काम है। ये जगत मेरी तरह अपने में ही मस्त है। जब दोनों का अस्तित्व अलग अलग है तो मैं जगत के साथ कैसे एक साथ क्यों मानू, यानी कि जगत के साथ कैसे मिलजुल रहा हूँ। चौथा प्रश्न है कि दिन का थका पंथी कैसे जल्दी जल्दी चलता है। सीबीएसई बोर्ड में 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था साथी। तो देखो, राह चलते चलते आज भी पंथ यानी कि राहगीर थक जाता है, लेकिन वह फिर भी चलता रहता है। उसे डर है कि यदि वह रुक जाए तो रात हो जाएगी और वह अपने मंजिल तक नहीं पहुंच जाएगा, इसलिए वो जल्दी जल्दी चलता रहता है साथी। पांचवा क्वेश्चन है कि दिन के जल्दी जल्दी चलने से क्या अभिप्राय मिलती है। वही प्रश्न इसमें और तो एक ही समान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप एक बार देख लीजिएगा। छठा प्रश्न है कि कवि पहली कविता की अलंकार योजना बताइए। कवि बचपन में आत्म परिचय शीर्षक कविता में अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा, रूपक और प्रश्न आदि अलंकारों का स्वाभाविक पर उपयोग किया है, यानी प्रयोग किया गया है। ये अलंकार तोपे हुए प्रतीत नहीं होते, इनका प्रयोग करना जरूरी भी था, क्योंकि इनके प्रयोग से कविता के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। सातवां प्रश्न है कि कवि की भाषा शैली के बारे में बताइए। कवि की दोनों कविताओं की भाषा सहज और सरल स्वाभाविक है। आज भी कहीं कहीं संतुष्ट शब्दावली का प्रयोग हुआ है, लेकिन वह कठिन नहीं लगती। भाषा में भावों की अभिव्यक्ति करने की पूरी क्षमता है। भाषा शैली प्रभावशाली है। देशज विदेशी तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, तत्सम इस तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया गया है साथी। आठवां है कि कवि ने किसी शैली का प्रयोग किया है। तो आत्म परिचय शीर्षक कविता में कवि ने व्यस्य की अर्थात में शैली का प्रयोग किया है। उसने इस शैली का प्रयोग भावों के अनुकूल एवं सार्थक ढंग से किया गया है। इस शैली का प्रयोग करके कवि ने अपने बारे में पाठकों को सब कुछ बताने की कोशिश की है साथी।
नवा क्वेश्चन है कि दिन जल्दी जल्दी देखते हैं, कविता में कौन सा रस है? इस कविता में मुख्यतः कवि ने दो रसों का प्रयोग किया है, एक तो वात्सल्य रस और श्रृंगार रस। इन रसों का प्रयोग करके कवि ने कविता के सौंदर्य में वृद्धि की है, यानी कि सुंदरता प्राप्त करी है। पक्षियों के वात्सल्य और कवि के प्रेम का चित्रण किया है। इन्हीं रसों के माध्यम से वह कहने का आशय है कि कवि रस योजना भावानुकूल बन पड़ेगी है साथियों। 10वां प्रश्न है, आत्म परिचय कविता में कवि ने अपने की जीवन में किन परस्पर विरोधी बातों का सामंजस्य बिठाने की बात है? सीबीएसई बोर्ड 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। इस कविता में कवि ने अपने जीवन की अनेक विरोधी बातों का सामंजस्य बिठाने की बात की है। कवि सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, फिर भी वह इस जीवन से प्यार करता है। वह संसार की परवाह नहीं करता है, क्योंकि संसार अपने चहेतों का गुणगान करता है, अपने चाहने वाले का गुणगान करता है। उसे यह संसार अपूर्ण लगता है, वह अपने सपनों का संसार लिए फिरता है। वह यौवन का उन्माद व अवसाद साथ लिए रहता है, वह शीतल वाणी में आग लिए फिरता है साथी। 11वां क्वेश्चन है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मैं पक्षी तो लौटने का विकल है पर कवि नहीं है, ऐसा क्यों? सीबीएसई 15 और 16 पूछा गया है साथियों। सीबीएसई 15 बोर्ड और 16 बोर्ड में पूछा गया है। इस कविता में पक्षी अपने घरों में लौटने का विकल है, परंतु कवि में उत्साह नहीं है। इसका यह कारण है कि पक्षियों के बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं। कवि अकेला है, उसकी प्रतीक्षा करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए उसके मन में घर जाने का उत्साह नहीं है साथी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 13वें नंबर का कि निम्न काव्यों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो क नंबर का है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। वो जिस पर भूप के प्रसाद निछावर में वह खंडर कल का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूटा पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों? कविता कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। तो देखो कवि बताएं कि इस पंक्तियों में कवि अपने मन की व्यथा तथा संसार के दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। रोदन में राग, शीतलवाणी में आग में विरोधाभास अलंकार है। कवि कहकर में अनुप्रास अलंकार है। ज्ञतत्व की प्रधानता है। खड़ी बोली में मिश्रित शब्दावली है। शांत रस है, भाषा में प्रवाह है। फूट पड़ा मुहावरे का सटीक प्रयोग हुआ है। आत्मकथात्मक शैली, कौन सी? आत्मकथात्मक शैली है। क नंबर का है तो क नंबर का देखो, हो जाए फत में राह कही मंजिल भी तू है दूर है, ही ये सोच तका दिन का पंक्ति भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी चलता है। तो देखो इन पंक्तियों में कवि ने जीवन की क्षण भंगुरता का वर्णन किया है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दिन का मानवीकरण किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग किया है। मिश्रित शब्दावली का प्रयोग है। भाषा में प्रवाह कहता है। छायावादी शक्ति का प्रयोग किया गया है। ऐसा 14वां प्रश्न देखेंगे हम कि आत्म परिचय कविता को दृष्टि में रखते हुए कवि के कथ्य को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। कवि ने इस कविता में बताया कि दुनिया को जानना सरल है, किंतु स्वयं को जानना बहुत कठिन है साथियों। समाज में रहकर मनुष्य को खट्टे मीठे कड़वे सभी तरह के अनुभव होते हैं, लेकिन वह समाज से खटकर नहीं रह सकता, यानी कि हटकर नहीं रह सकता। शासन और व्यवस्था चाहे जो तुम्हें उसे कष्ट दे, लेकिन वह उनसे कटकर नहीं रख सकता। व्यक्ति की पहचान तभी है जब वह समाज में रहता है, उसका परिवेश ही वास्तव में उसकी पहचान है। कवि कहता है कि मेरा जीवन विरोधियों के सामंजस्य से बनाए, मैं विरोधाभासी जीवन जियो करता हूँ। इस गीत में कवि ने स्पष्ट किया है कि मेरे जीवन में एक प्रकार की अजीब सी दीवानगी है साथी। कौन सी अजीब सी दीवानगी है? मेरा यह जीवन इस संसार का न होकर इस संसार में जी रहा है। मैं उस बात से, हर घटना से स्वयं को जुड़ा पाता हूँ जो मेरा विरुद्ध है। ओके साथियों, 15वें नंबर का क्वेश्चन है साथियों, बहुत खतरनाक 15वें नंबर में आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि 15वें नंबर आपको पढ़ना है साथियों। ओके साथियों, क्योंकि वीडियो भी कहने की हमारी क्लास में बहुत लंबी हो जाएगी साथियों। कल एक और नई क्लास में अध्याय दूसरा शुरू करेंगे। कौन सी? अध्याय दूसरा शुरू करेंगे। बहुत उल्लास और जोश के साथ सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।